संगत जी, गुरु गोविंद सिंह जी पर हुआ हमला, पृष्ठभूमि की घटना। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम सिख इतिहास की उस बहुत ही गंभीर और भावुक प्रसंग की बात करने वाले हैं जब साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपने शरीर रूप में इस संसार से विदा होने के लिए अंतिम दिनों में थे। ये वही समय था जब गुरु साहब नांदेड़ के पवित्र धरती पर विराजमान था, संगत को उपदेश दे रहा था और सिख पंथ के भविष्य की नींव रख रहा था। गुरु साहब पर हमला किस हुआ? इतिहासकार लिखते हैं कि एक दिन गुरु साहब अपने तंबू में आराम फरमा रहा था। उसी मध्य में दो पठान आए, गुल खान और अतुल्ला खान। धीरे धीरे दबे पांव गुरु साहब के तंबू तक पहुंच गए। इनमें से एक पठान ने अचानक खंजर निकाला और पूरे जोर से गुरु साहब पर हमला कर दिया। खंजर गुरु साहब के बाई पसली के नीचे गहराई तक जा लगा। चोट कितनी गहरी थी, इतिहास में लिखा है कि यह वार इतना जोरदार था कि गुरु साहब के सफ़ेद चोला खून से लाल हो गया। खून बहने लगा। गुरु साहब के पलंग से भी नीचे खून टपकने लगा। जो सिख बाहर खड़े थे, जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे घबरा गए। लेकिन इतिहास ये भी कहता है कि गुरु साहब की धैर्य और साहस अडिग था। गुरु साहब की अद्भुत हिम्मत। गुरु साहब ने अपने एक हाथ से जख्म को दबाया ताकि खून बहना रुके। संगत ने बहुत विनती की कि किसी वेद या सेवक के जख्म दिखाने दिया जाए, लेकिन गुरु साहब ने उस समय किसी को भी जख्म को छूने नहीं दिया। खून से भीगा उसी वस्त्र से गुरु साहब ने अपने हाथों से कमर कस्सा बांध लिया। दूसरा वार और पठान का अंत। इतिहासकार बताते हैं कि जब दूसरा पठान फिर से वार करने लगा तो गुरु साहब ने अपने बाएं हाथ से उसका हाथ काट लिया और दाहिने हाथ से अपनी तलवार उठाकर एक ही वार में उसे वहीं ढेर कर दिया। दूसरा पठान डर के मारे भागने लगा, लेकिन सिखों ने उसे पकड़ लिया और वहीं उसका अंत कर दिया। संगत का पहुंचना। जब सिख दौड़ते हुए तंबू में पहुंचे तो उन्होंने देखा गुरु साहब का वस्त्र खून से भरा था, जख्म खुला हुआ था, पलंग और जमीन खून से लाल थी, लेकिन गुरु साहब अभी भी शांत था, स्थिर था और पूरा होश में था। यहाँ से आगे क्या हुआ, संगत जी जानिए। गुरु साहब का इलाज किसी ने किया। डॉक्टर यानी अंग्रेज डॉक्टर कौन था? पठानों को किसने भेजा था? बहादुर शाह, वजीर खान। और साजिश की सच्चाई क्या थी? इलाज, अंग्रेज डॉक्टर और हमले के पीछे की साजिश। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमने सुना कि किसी तरह नांदेड़ के पवित्र धरती पर दो पठानों ने गुरु साहब जी पर कराने हमले की। अब आगे की कथा और भी गहरी है और इतिहास के कई सवाल यहीं से शुरू होते हैं। गुरु साहब के जख्म का इलाज। हमले के बाद सिखों ने तुरंत एक सर्जन को बुलाया। इतिहास में उनका नाम आता है अमर सिंह। अमर सिंह ने गुरु साहब से के जख्म को साफ किया और प्राथमिक मलहम पट्टी की, लेकिन यह जख्म सामान्य नहीं था, यह बहुत गहरा था। बहादुर शाह तक खबर पहुंचनी। जब यह समाचार मुगल बादशाह बहादुर शाह तक पहुंचा तो उसने तुरंत अपनी निजी डॉक्टर को नांदेड़ भेजा। इस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर नकोले मुनिची। डॉक्टर निकोलो मिनुची कौन था? डॉक्टर निकोल मिनुची इटली के वांसी शहर का रहने वाला था। वे बहुत छोटी उम्र में भारत आ गया था। पहले वे मुगल राजकुमार दीवार शाह के नीचे डॉक्टर रहा। जब दोबारा शाह को अंग्रेज ने मरवा दिया
तो मुनीची ने औरंगजेब की सेवा स्वीकार नहीं की। बाद में वह राजा जय सिंह के यहाँ रहा और फिर मुगल दरबार से जुड़ा रहा। सिख गुरुओं ने पुराने संबंध इतिहास बताता है कि निकोल मुंची का सिख गुरुओं से पहले से संबंध था। जब दवार शाह बीमार पड़ा था, बहादुर शाह बीमार पड़ा था, तो उसका इलाज 7वें गुरु श्री गुरु हर राय साहिब जी के दवाखाने में हुआ था। वे दवाखाना उस समय एशिया के सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक केंद्रों में से गिना जाता था। यहीं से मुनीची के मन में सिख गुरुओं के प्रति आदर पैदा हुई। गुरु साहब का उपचार डॉक्टर मुनीच लगभग 12 दिन नांदेड़ में रहा। उसने जड़ी बूटियों से गुरु साहब का इलाज किया। इतिहासकार लिखते हैं कि गुरु साहब की हालत दिन ब दिन सुधरने लगी, यहाँ तक कि सबको लगने लगा कि गुरु साहब पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। रोज दी जाने वाली सोने की मोहरें, इतिहास में यह भी लिखा है कि गुरु साहब इलाज के बाद डॉक्टर को हर दिन 10 सोने की मोहरें दिया करता था। ये गुरु साहब की उदारता और मर्यादा को दिखाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, हमला करवाया किसने? ये से इतिहास का सबसे विवादित प्रश्न शुरू होता है। पठान खुद क्यों हमला करते हैं? उन्होंने किसने भेजा? असली साजिशकर्ता कौन था? इतिहासकारों ने 3 नामों पर सबसे ज़्यादा चर्चा की है। पहला शक बहादुर शाह। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि हमलावर गुल खान का और एक और नाम जमशेद खान भी बताया गया है। मुगल दरबार की रिकॉर्डिंग में ये दर्ज है कि उसका बेटे को बहादुर शाह की ओर से मातमी खिलियत भेजी गई। इस वजह से बहादुर शाह पर शक किया गया। लेकिन सवाल यह है, क्या ये राजनीतिक साजिश थी या फिर सरकारी प्रोजेक्ट? दूसरा शक, घोड़े का व्यापार। कुछ इतिहासकारों ने लिखा कि एक घोड़े का व्यापारी गुरु साहब से पैसे मांगने आया था। गुरु साहब ने उसे पत्र लिख कर दिया कि भविष्य में उसकी भुगतान दुगनी तिगनी किए जाएगी। इस बात से नाराज होकर उस व्यापारी ने साजिश रची, ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं। लेकिन यह बात गुरु साहब के स्वभाव से मेल नहीं खाती। तीसरा शक, सूबे सरंद वजीर खान। सबसे ज़्यादा इतिहासकारों की उंगली वजीर खान की ओर उठती है। वहीं वजीर खान जिसने छोटे साहिबजादों को दीवारों में चुनवाया था, वही वजीर खान जो गुरु साहब से भयभीत रहता था। उससे डरता था कि कहीं बहादुर शाह उसे गुरु साहब के हवाले न कर दे। लालच और बदले का आग। इतिहास बताती है कि वजीर खान ने पठानों को लालच दिया। उन्होंने धन, पद और बदले का सपना दिखाया। यह भी कहा गया कि पठानों को यह बताया गया कि गुरु साहिब की पूर्वजों ने उनके परिवार को नुकसान पहुंचाया था। पठान कैसे गुरु साहिब के विश्राम में आए? हमला किस दिन और किसने समय हुआ? जख्म किस दोबारा खुला? चलो चढ़ाने की घटना की सच्चाई, पठानों की विश्वास जीतना, जख्म का दोबारा खुलना और चिल्ला चढ़ाने की घटना। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब हम उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां से ये कथा और भी गंभीर और भावुकतम हो जाती है। पठान गुरु साहब के पास कैसे पहुंचे? इतिहासकार लिखते हैं कि गुल शाह और अतुल्ला खान अचानक हमला करने नहीं आए थे। वह पहले गुरु साहब के पास कई दिनों तक आते जाते रहे। वे गुरु साहब की सेवा में तत्प्रिय दिखते थे। जब गुरु साहब किसी सिख को
कोई काम कहता तो ये पठान तुरंत तोड़कर वहाँ काम पूरा कर देते। धीरे धीरे उन्हें गुरु साहब के विश्वास जीत लिया। शिकार पर साथ जाना। इतिहास में ये भी लिखा है कि जब गुरु साहब शिकार खेलने जाता था तो ये पठान उनके साथ जाया करते थे। यहीं से कई इतिहासकार कहते हैं कि यह हमला पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी। जख्म के दोबारा खुलना, इलाज के बाद गुरु साहब की हालत काफ़ी सुधार चुकी थी। संगत को लगने लगा कि गुरु साहब पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। नौटंकी कमाने की कथा। इतिहासकार को राय ये अलग अलग है। कुछ लिखते हैं कि संगत एक बहुत बड़ी नौटंकी कमाने लेकर आए थे। कुछ कहते हैं कि ये कमान पहले से ही वहाँ मौजूद थी। दिवाली के दिन था। दूर दूर से संगत आई हुई थी। शस्त्र सजाए गए, तीर तलवारें नेजे। गुरु साहब की शस्त्र प्रेम, गुरु साहब का शस्त्रों से प्रेम सारी दुनिया जानती है। किसी ने आपस में कहा, इतनी बड़े कमान आज के समय में कौन चला सकता है। ये बात किसी सिख ने सुन ली और उसने कहा, हमारे गुरु साहब अब कुछ कर सकते हैं, ये कोई दिखावा नहीं है। गुरु साहब का उठाना ये बात जब गुरु साहब तक पहुंची तो उन्होंने कहा, अगर शस्त्र की इज्जत की बात आ गई है तो उसे निभाना चाहिए। संगत ने बहुत विनती की, हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप भी पूरी तरह ठीक नहीं हैं। लेकिन गुरु साहब नहीं माने। चलो चढ़ाने की घटना। गुरु साहब ने नौटंकी कमाना उठानी। जैसे ही उन्होंने कमान पर चिल्ला चढ़ाया, जख्म अचानक दोबारा खुल गया। खून तेजी से बहने लगा। धरती खून से लाल हो गई। डॉक्टर को बुलाने से इनकार कर दिया। सिख तुरंत डॉक्टर को बुलाने चाहते थे, लेकिन गुरु साहब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, अब यह शरीर अपने समय पूरे कर चुका है, अब और इलाज नहीं होगा। संगत रोने लगी। गुरु ग्रंथ साहब की गुरु गद्दी और गुरु साहब की ज्योति ज्योत समाना। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब हम उस पवित्र क्षण पर जहाँ से सिख इतिहास एक नए युग में प्रवेश करता है। गुरु साहब की अंतिम निर्णय। जब गुरु साहब ने संगत को बताया कि अब शरीर छोड़ने का समय आ गया है तो सिख फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, महाराज आप हमें किसके हवाले छोड़कर जा रहे हो। गुरु साहब के उत्तर। गुरु साहब ने शांत स्वर में कहा, हम तुम्हें अकाल पुरख के हवाले कर कर जा रहे हैं, जिसका हवाले आज तक सारी दुनिया है, वही तुम्हारी भी सहारा होगा। गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश। इतिहासकार लिखते हैं कि गुरु साहब ने गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करवाया। पंज प्यारे सजाए गए। गुरु साहब ने गुरु ग्रंथ साहब की 3 प्रक्रिया की। अपने हाथों से चोला चढ़ाया, गद्दीदार के ऐलान। फिर गुरु साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा, आज से गुरु नानक साहब की गुरु गद्दी हम गुरु ग्रंथ साहब को सौंपते हैं। अब से सिखों का गुरु गुरु ग्रंथ साहब होगा। उन्होंने ये भी कहा, जो भी गुरु के दर्शन करना चाहता है वह गुरु ग्रंथ साहब में शब्दों के दर्शन करे। अंतिम उपदेश। गुरु साहब ने संगत को कहा, गुरबानी से जुड़े रहना, शस्त्र विद्या सीखना, सिख इतिहास पढ़ना, पंज प्यारों के हुक्म को गुरु का हुक्म मानना। अंतिम फतेह। इतिहास में लिखा है कि गुरु साहब नीला चोला पहने हुए था, कमर में पीले कमर कस्सा, दस्तार पर कलंगी। उन्होंने अंतिम बार संगत को देखा और कहा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ज्योति ज्योत समाना। इनके बाद चंदन की चिंता तैयार की गई। गुरु साहब अकाल पुरख की गोद में विलीन हो गया। कुछ इतिहासकार चमत्कार की बात करते हैं, कुछ उन्हें भावना मानते हैं। सच्चाई क्या है, गुरु साहब ही जानते हैं।
समापन 41 वर्ष 9 महीने 15 दिन की आयु में साहिब श्री गोविंद सिंह जी ज्योति ज्योत समा गए। उन्होंने 32 वर्ष 10 महीने 26 दिन गुरु के रूप में पंथ की नेतृत्व किया। अगर इस पूरी श्रृंखला में कोई त्रुटि रह गई हो तो हम क्षमा करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे भी साझा करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह। ज्योति ज्योत के बाद चिंता, आदेश और इतिहास की सच्ची जानकारी गुरु प्यारी साध संगत जी। अब हम उस समय की बात करते हैं जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपने शरीर रूप में इस संसार से विदा हो चुके थे। ये भावनाओं से ज़्यादा मर्यादा और अनुशासन का है। गुरु साहिब के अंतिम स्पष्ट आदेश पुराने और माननीय सिख इतिहासकार जिसे कोईर सिंह, स्वरूप दास भल्ला और बाद की इतिहासकार एक बात पर सहमत हैं कि गुरु साहिब ने साफ आदेश दिया था, मेरी चिंता को खोल ना जाए, मेरी समाधि न बनाई जाए, इस स्थान को पूजा का केंद्र ना बनाए जाए, जो भी धन आए वे लंगर में लगाया जाए। ये गुरु साहिब की स्पष्ट सोच थी कि सिखों का ध्यान शब्द और गुरु ग्रंथ साहिब से कभी नहीं हटे। चिंता की तैयारी यानी चिता की तैयारी। इतिहास बताता है कि चंदन की लकड़ी मंगवाई गई, चिता के चारों ओर कन्यत लगाई गई ताकि अनुशासन बना रहे और कई अव्यवस्थित ना हो। यह सब गुरु साहब की जीती जी दिया गया हुक्म के अनुसार हुआ। चिता के बारे में विधाता बात अब ये मैं बहुत साफ बात करता हूँ। कुछ बाद के लेखकों ने लिखा कि चिता खोलने पर केवल एक कृपाण मिली, कोई शरीर नहीं मिला। लेकिन सबसे पुरानी और विश्वसनीय इतिहासकार इन बातों को स्पष्ट नहीं करते, इसलिए इतिहासकार की दृष्टि से हम यह कह सकते हैं गुरु साहब की चिता उनके हुक्म के अनुसार पूरी मर्यादा संपन्न हुई और उसके बाद उसी विषय को वहीं समाप्त माना गया। हजूर साहब की मर्यादा आज जो तख्त श्री हजूर साहब हमें दिखाया देता है वह गुरु साहब की समृद्धि की स्थान है, ना कि समाधि पूजा का केंद्र। यह गुरु साहब की असली सोच थी। सिखों के स्थित इतिहास लिखता है कि गुरु साहब ज्योति ज्योत के बाद सिख बहुत व्यथित थे, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ा सहारा था, गुरु ग्रंथ साहिब जी। अब सजीव गुरु के रूप में उनके सामने विराजमान था। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो पूरी तरह इतिहास, विचार और प्रभाव पर आधारित है। गुरु गोविंद सिंह जी विरासत, सिख पंथ पर वास्तविक प्रभाव। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु गोविंद सिंह जी का ज्योति ज्योत समाने के साथ सिख इतिहास समाप्त होना नहीं हुआ, बल्कि एक नए युग शुरू होगा। सबसे बड़ा इतिहासकार एक मत है कि गुरु साहिब की सबसे बड़ा निर्णय था मानव गुरु परंपरा का अंत, गुरु ग्रंथ साहिब की स्थायी गुरु बनाना। इसी निर्णय ने सिख पंथ को टूटने से बचा लिया। अगर यह नहीं होता तो गुरु को लेकर झगड़ा, गुट और सत्ता संघर्ष शुरू हो जाता। गुरु और पंथ का संबंध। गुरु साहिब ने स्पष्ट किया है कि गुरु शब्द है, पंथ शब्द पर चलने वाला संगत। कोई व्यक्ति अपने आप को गुरु घोषित नहीं कर सकता। ये व्यवस्था गुरु गोविंद सिंह जी ने खुद बनाई। खालसा की स्थितिव अवस्था, खालसा पंथ किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि मर्यादा अनुसार पंज प्यारे गुरु ग्रंथ साहिब इन चारों स्तंभों पर खड़े हुए हैं।
यही कारण है कि इतने अत्याचार के बावजूद सिख पंथ समाप्त नहीं हुआ। इतिहास की दृष्टि से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि गुरु गोविंद सिंह जी किसी धर्म के विरोधी नहीं थे, वे जुल्मों के विरोधी थे। उन्होंने इंसान को इंसान समझा की शिक्षा दी। उनकी पूरी लड़ाई अन्याय के विरुद्ध थी, ना कि किसी मजहब के खिलाफ। अंतिम बात, गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को शब्द से जोड़ा, हथियार को मर्यादा से जोड़ा, शक्ति को धर्म से जोड़ा और स्वयं कोई व्यक्तिगत पूजा छोड़कर सिख पंथ को एक स्थायी मार्ग दे दिया। अगर आप चाहते हो संगत जी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब